नमस्कार, मैं मनु तेवतिया आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। धरती से सोना उगाने का मादा रखता है किसान और पूरे साल भर कड़ी मेहनत करके दाना उगाता है किसान। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। बिहार में लघु और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। ऐसे में कई किसान खेतीबाड़ी के साथ अन्य कृषि सह व्यवसायों को अपनाए हुए हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है। ऐसी ही एक महिला किसान चंदा कुमारी से आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, जो कि बांका जिले के गांव चुटिया में रहती हैं और बकरी पालन करके अच्छी आमदनी कमा रही हैं। तो चलिए जानते हैं इनके अनुभवों को। बकरी पालन को कभी पिछड़ेपन एवं गरीबी का पर्याय माना जाता था, लेकिन आज यही बकरियां प्रदेश के बांका जिले के चुटिया गांव की कुछ महिलाओं के लिए खुशहाली का साधन बन चुकी है। बकरी पालन के सहारे ये महिलाएं गांव के साथ साथ प्रखंड के दूसरे गांवों की महिलाओं के लिए भी मिसाल बनी हुई है। साथ ही ये महिलाएं परिवार का पालन पोषण स्वयं कर रही हैं। इन्हीं महिलाओं में से एक है चंद्रा कुमारी, जो कि बकरी पालन से अच्छा फायदा कमा रही हैं। मैं ग्राम चुटिया की रहने वाली हूँ। मेरे पास 2 से 3 बकरियाँ हैं। बीमारी के कारण बस बकरियाँ मर गई। उसके बाद मैंने बांका के बीके से ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के दौरान 15 दिन का ट्रेनिंग था। बंगाल नस्ल की बकरियाँ हैं, जैसे ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियाँ 3 से 4 बच्चा देती है और साल में 2 बार बच्चा देती है। इससे होता है कि मेरा दूसरे नस्ल की बकरियां पालते हैं तो 1 से वो 2 बच्चा देती है और साल में 1 ही बार देती है। अब ब्लैक बंगाल जो है वो 3 से 4 बार बच्चा देती है, 3 से 4 बच्चा देती है और साल में 2 बार देती है। तो जैसे कि मेरे पास अभी 20 से 25 बकरियां हैं, उसमें 60 से 70 हज़ार हम लोग कमा लेते हैं। उसमें खर्च कितना लागत कितना लगता है? 10 से 15 हज़ार। तो उसमें कोई भी परेशानी नहीं होता है। तो घर बैठे बैठे हम लोग 60 से 70 हज़ार कमा लेते हैं। चंदा कुमारी एक सफल गृहिणी होने के साथ साथ सफल बकरी पालन का कार्य भी कर रही है। प्रारंभ में जानकारी के अभाव में बहुत सारी समस्याएं भी आईं, जिससे कि इनकी कई बकरियां मर गई और इन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा। तब इन्होंने स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र बांका में बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया और 2-3 बकरियों से कार्य शुरू किया। चंदा कुमारी का कहना है कि बहुत कम पूंजी से बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत की जाती है, लेकिन एक बार प्रशिक्षण लेना जरूरी है। समय भी बचता है। उसके बाद क्या होता है, घर का काम करते हुए भी हम लोग बकरी 20 से 25 पाल लेते हैं आराम से। जैसे कि हरा चारा चराने के लिए हम लोग चराने के लिए कहीं नहीं ले जाते हैं, घर में ही बकरियों को खिलाते हैं। इसीलिए ब्लैक बंगाल खाने हरा इसको चरने के लिए कोई ज़रूरत नहीं होता है। जैसे कि हम लोग हरा चारा खिलाते हैं, हरा चारा नहीं खिलाते हैं, सूखा कुट्टी पुआल घर का काम करते हुए भी बकरी पाल लेते हैं। और दूसरे नस्ल की बकरी को मतलब हरा चारा चाहिए ही चाहिए। इस नस्ल का बकरी जो होता है, इसको हरा चारा का कोई जरूरत, समय पे हरा चारा मिलता है तो भी ठीक, नहीं मिलता है तो भी ठीक। जैसे हम लोग कुट्टी पुआल प्लास का पत्ता हरा चारा के रूप में, जैसे हरा चारा नहीं मिल रहा है तो प्लास का पत्ता भी खिलाते हैं। उससे प्लास का पत्ता खिलाने से क्या होता है कि वो जो बकरी के पेट में जो कृमि होता है वो सारा मर जाती है कृमि। इसीलिए हम लोग चोकर, खल्ली, नमक, मिनरल डाल के और उसके बाद प्लास का पत्ता भी डाल देते हैं, जो कि बकरी खा लेती है। ऐसे भी प्लास का पत्ता खिलाते हैं तो बकरी नहीं खाती है। सारा चीज मिला के देते हैं तो बकरी खा लेती है, आराम से खाती है। जब हम बकरियां बेचते हैं तो एक बच्चा 8 से 9 महीनों तक पालते हैं। 8-9 महीनों पालने के बाद हम लोग 3 से 4 हज़ार रुपये में बेच देते हैं। इसमें आमदनी भी ढेर है और बीमारी जो कि ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरियां हैं उसमें बीमारी कम होता है और उसमें लड़ने की क्षमता भी है। बकरियों को स्वास्थ्य प्रबंधन के बारे में इनका कहना है कि आवास की नियमित साफ सफाई और समय पर टीकाकरण कराने से बकरियों को बीमारियों से बचाया जा सकता है, इसलिए ये इसका विशेष ध्यान रखती हैं। साथ ही मौसम के अनुसार इनका प्रबंधन और देखरेख करती हैं। समय समय पर जो कृमि का दवाई बकरी को खिलाया। जैसे कृमि का दवाई होता है फेर्मेंडाजोल, छेरा हुआ, निमोनिया हुआ,
और सब भी बकरियों में बीमारी होता है, जो कि हम लोग अपने से स्वयं कर लेते हैं। नहीं मतलब जो कि स्वयं कर लेते हैं उससे भी अधिक हो जाता है तो हम लोग डॉक्टर से सलाह लेते हैं। जो डॉक्टर सलाह देते हैं उसी तरह हम लोग उस टीका अपने से कर लेते हैं। तो जैसे कि मेरे पास अभी 20 से 25 बकरियां हैं, उसमें 60 से 70 हज़ार हम लोग कमा लेते हैं। घर का काम करते हुए भी बकरी भी पाल लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। इस तरह की हर महिलाएं करें तो किसी पे आश्रित होने का कोई ज़रूरत नहीं होगा। हमको खर्च करना है तो किसी से मांगना तो नहीं ना पड़ेगा। हम अपना कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं। इसी तरह हर महिला करे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप भी चंदा कुमारी की तरह खेतीबाड़ी के साथ छोटे स्तर से इस व्यवसाय की शुरुआत कर अच्छा आमदनी कमा सकते हैं और इसे अपने रोजगार का साधन बना सकते हैं। आम के बागों में जब बौर से फल विकसित हो रहे हैं तब इनका झड़ना आमतौर पर देखा जाता है, जो कि पानी की कमी, कीट व्याधियों का प्रकोप और पोषक तत्वों के असंतुलन के कारण होता है। इसलिए अभी आम के बागों की विशेष देखरेख और प्रबंधन करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो चलिए इस बारे में जानते हैं जिला मधुबनी के कृषि विशेषज्ञ संजीव कुमार झा से। आपकी फसल वास्तव में आम की दाने मटर के बराबर हो गए हैं। यह ऐसी परिस्थिति है कि आंधी के थपेड़ों से, गर्म हवा से आपकी फसल के नुकसान होने का समय होता है। किसान बंधु, अभी थोड़ी बारिश हुई है, भूमि में नमी है। आप नमी संरक्षित करने का उपाय निश्चित रूप से करेंगे। पौधे पे आपके आम के पेड़ के जहां 12 बजे दिन में छाया गिरती हो, जिसे हम कैनोपी कहते हैं, उसके 1 मीटर भीतर गोलाकार व्यास में आप निश्चित रूप से 50 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा आप एक नाला खुदाई कर लें, मिट्टी बाहर की ओर रख दें। इसमें हमेशा जल संरक्षण करने की कोई उपाय करें। सिंचाई की व्यवस्था हो तो नमी बिल्कुल उसके जड़ के आसपास संरक्षित रखेंगे। आम का गुजिया कीट, ये सफेद रंग का चपटे आकार का कीड़ा आम की बौर तथा पत्तियों का रस चूसता है। फलस्वरूप पत्तियां तथा बौर सूख जाते हैं। इनकी मादा गर्मी के दिनों माह जून में पेड़ से उतरकर जमीन के अंदर लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई में अंडे देती है। इन अंडों से दिसंबर जनवरी में बच्चे निकलते हैं और 2-3 दिन बाद ये पेड़ पर चढ़ना प्रारंभ कर देते हैं और फूल एवं फल का रस चूसना प्रारंभ कर देते हैं। कि एक कीट जो पेड़ पे चढ़ती है, जिसे दहिया कहते हैं, वह उसकी डंठल से चिपक कर उसके डंठल को कमजोर करती है, जिसके कारण वहाँ एक रस भी स्राव करती है, जिसके कारण वहाँ एक काले रंग की फफूंद पनप जाती है। आपकी फसल की नुकसान होगी। इसे रोकने के लिए सबसे अच्छी उपाय तो दिसंबर में होती है कि आप उसके जड़ों की तमाई करके वहाँ दबा दें। इस समय वर्तमान परिस्थिति में आप क्विनलफॉस या इमिडाक्लोरोपिड, क्विनलफॉस 1 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करेंगे, या फिर इमिडाक्लोरोपिड 17.5% की मात्रा 3 लीटर पानी में 1 ml डालकर एक छिड़काव कर दें। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुँच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। किसान बंधु, इस समय आम के पौधों में सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपके पश्चिम और दक्षिण दिशा से गर्म हवाओं से बचाव के लिए कोई भी न कोई रास्ता होनी चाहिए। ऐसे पौधे जहाँ आंधी के थपेड़े आएंगे वहाँ पेड़ आपस में, डालियाँ आपस में टकरा के आपके आम के, अगर वैसे आम का फल टिकुला गिरना स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन अधिक नुकसान होने की अवस्था में प्लानोफिक्स नाम की दवा जो मार्केट में आती है 3 लीटर पानी में 1 ml मात्रा घोलकर आप छिड़काव कर सकते हैं, या 1 टीन पानी में 3 ml मिलाकर आप प्लानोफिक्स छिड़काव करेंगे। इससे आम के फल गिरने रुक जाएंगे। इस समय आम के जो भी निषेचित फल होंगे उन्हें बचाने से आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। अपने राज्य में परवल की खेती बहुत से किसान करते हैं। फिलहाल अभी परवल की फसल में कुछ कीट और रोगों का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिनके कारण उत्पादन में कमी आ जाती है।
तो किसान भाइयों, आप परवल की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए कीट रोगों का नियंत्रण कैसे करें, इस बारे में जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर आरपी सिंह से। कद्दू वर्गीय सब्जियों में परवल का बहुत ही प्रमुख स्थान है। परवल में मुख्य रूप से 2 बीमारियां लगती हैं। पहला है मृद रोमिल आसिता, जिसको कि डाउनी मिल्ड्यू रोग के नाम से जाना जाता है, और इस रोग का प्रकोप उस समय होता है जब वातावरण में तापक्रम 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और नमी का प्रतिशत 75 से 80% होता है, तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इस रोग के लक्षण सर्वप्रथम पत्तियों पर दिखाई देते हैं और पत्तियों पर कोणीय धब्बे दिखाई देते हैं। जिस स्थान पर कोणीय धब्बे होते हैं उसकी निचली सतह पर रुई के समान सदृश संरचना दिखाई देती है और उसी स्थान पर ऊपर ही कोणीय धब्बे नज़र आते हैं और धीरे धीरे करके ये जो धब्बे नज़र आते हैं वो भूरे रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और रोग की उग्रता जब अधिक होती है तो संपूर्ण पत्तियों और तनों पर भी ये फैल जाता है और फलों पर भी ये दिखता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जब ये जैसा लक्षण मैंने बताया है अगर दिखाई देता है तो मैंकोजेब नामक दवा आती है, उसकी 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें। और 10 दिनों के बाद जो है रिडोमिल नाम की दवा आती है, इसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके यदि छिड़काव करते हैं जैसा मैंने बताया है तो इस रोग का नियंत्रण बहुत आसानी से करके परवल की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और रोग का प्रतिशत अगर बहुत ज़्यादा है, 70-80% अगर पौधा नष्ट हो गया है तो लताओं को काट करके ज़मीन के अंदर दबा दें अथवा उसे जला देना चाहिए। दूसरा जो सबसे प्रमुख रोग लगता है वो चूंडी फफूंदी रोग है। पत्तियों पर सफ़ेद चूर्ण नज़र आता है और रोग की उग्रता अधिक होने पर संपूर्ण पत्तियों टहनियों को ये ढक लेता है सफ़ेद चूर्ण से और फलों पर भी इसका प्रकोप दिखाई देता है। तो इसकी रोकथाम के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि बाज़ार में घोलनशील सल्फ़र आता है, इसकी 2 से 4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाएं और इसका 2 से 3 छिड़काव 10 से 12 दिनों के अंतराल पर यदि करते हैं तो बहुत आसानी से इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं। दूसरी दवा बाज़ार में उपलब्ध है जो पेनकॉनजाल के नाम से आती है, इसकी 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके अगर छिड़काव करें तो इस रोग का नियंत्रण आसानी से करके चूंडी फफूंदी रोग की रोकथाम किसान भाई कर सकते हैं। कीटों में जो सबसे प्रमुख कीट लगता है वो है फल छेदने वाली मक्खी, फल मक्खी के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रकोप जब होता है तो फल जो है वो पीले रंग का दिखाई देता है। फल मक्खी करती क्या है कि परवल के फल के अंदर ही अंडे दे देती है और विकसित हो रहे जो फल होते हैं जो मुलायम होते हैं वो उसकी बढ़वार नहीं हो पाती है, अंडों से सूड़ी निकल करके अंदर ही अंदर गूदे को खा जाती है, फल टेढ़ा हो जाता है, फल पीला दिखाई देता है। तो इसकी ये प्रमुख पहचान है। अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो किसान भाइयों को चाहिए कि मैलाथियान 40 मिलीलीटर ले लें, 20 लीटर पानी ले लें और उसमें 200 से 300 ग्राम गुड़ मिला दें और इस तरीके से घोल तैयार करें और प्रति हेक्टेयर की दर से 200 से 250 पौधे पर अगर छिड़काव कर दें तो इस फल मक्खी की कीट की रोकथाम किसान भाई आसानी से कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया है कि जो प्रमुख रोग हैं और जो प्रमुख कीट लगता है इसकी रोकथाम अगर किसान भाई करते हैं तो परवल से अधिक लाभ कमा सकते हैं रोगों की और कीटों की रोकथाम करके। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए सवालों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण सवालों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित सवाल और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम आलमपुर जिला कटिहार के कृषक भरत कुमार ने। यह नर्सरी तैयार करने की तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो भरत कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश।
नर्सरी में जो फल वाले पौधे तैयार करने से आज हमारे किसान भाई या जो बेरोजगार युवक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो इसका शुरुआत करके अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि नर्सरी का व्यवसाय, फूलों का व्यवसाय आजकल बहुत ही अच्छा व्यवसाय है और ये व्यवसायिक तौर पर हमारे किसान भाई लाखों रुपए कमा सकते हैं। नर्सरी या पौधशाला वो स्थान है जहां बीज की बुवाई, पौधों को तैयार करना, तैयार पौधों की देखभाल और उन्हें रोपण के लिए स्थान उपलब्ध कराना होता है। सामान्य तौर पर व्यावसायिक नर्सरी में फल, फूल, सब्जी, औषधीय और वानिकी पौधों को तैयार किया जाता है। अगर आप नर्सरी का व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो हमारे किसान भाई कुछ प्रमुख बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि जहां नर्सरी आप शुरू करने जा रहे हो वहां पर सिंचाई की समुचित व्यवस्था हो। स्थान जहां पर आप नर्सरी लगाने वाले हैं वहां पर छाया, थोड़ा बहुत ऐसे पौधे होने चाहिए जिससे छाया हो। इसके साथ साथ जानवरों से बचाव होना चाहिए। फेंसिंग, प्रॉपर फेंसिंग करवाएं, चारों तरफ से तार की कटीली वाड़ लगवाएं, या कुछ ऐसे पौधे का जैसे नींबू हो गया या करौंदा हो गया, इनकी झाड़ का भी आप बाउंड्री के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जल निकास की समुचित व्यवस्था हो, ऊंचा जमीन होना चाहिए और मिट्टी जो है वो बलुई दोमट होनी चाहिए, भरपूर जीवांश से युक्त होनी चाहिए, जिसकी उर्वरा शक्ति अच्छी हो। ऐसी मिट्टी का चयन करें, ऐसी जगह का चयन करें। मिट्टी की जो गहराई है कम से कम 15 से 25 सेंटीमीटर का मिट्टी अवश्य होना चाहिए, क्योंकि यदि बिल्कुल कंकड़ीली और पथरीली मिट्टी होगी तो वहाँ पर नर्सरी लगाना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। नर्सरी या तो आप खुले प्रक्षेत्र या पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में तैयार कर सकते हैं। पॉली हाउस अथवा ग्रीन हाउस में पौधे लगाना खुले की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। सिंचाई निश्चित तापमान, आर्द्रता एवं नमी मिलने की वजह से साधारण रूप से उगाए गए पौधों की अपेक्षा गुणात्मक एवं परिणात्मक रूप से काफी बेहतर होते हैं। लेकिन पॉली एवं ग्रीन हाउस के बनने का प्रारंभिक खर्च ही एक बड़ा अवरोध बन जाता है। इसके लिए आप कृषि विभाग से अनुदान ले सकते हैं। और मुख्य रूप से इस बात को देखिए कि जो आप जहाँ पे नर्सरी लगाने जा रहे हैं वहाँ पर आपको किस पौधे का, किस फूल का डिमांड है। यदि आपको लगता है कि गेंदा अच्छा बिक्री होगा तो आप वहाँ पर गेंदे की नर्सरी को बढ़ावा दें, और यदि आपको लगता है ग्लैडोलस, कार्नेशन, एस्टर जैसे सजावटी पौधों की आवश्यकता है तो आप उस तरह की नर्सरी को बढ़ावा दें। तो हम सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि जो बेड प्रिपरेशन होता है, यानी कि नर्सरी मैनेजमेंट करें कैसे। ऊंची उठी हुई बेड जो है नर्सरी बनाने के लिए जो मिट्टी है उसको अच्छी तरीके से जुताई करके भुरभुरा बना लें, और इसके बाद उसमें जो भी घास या पत्थर वगैरह हैं, पेड़, वो पुराने उसमें लकड़ी या कुछ इस तरीके के पार्ट हैं, उसको बिल्कुल हाथ आकर साफ कर दें। क्यारी को जो है 10 से 15 सेंटीमीटर तक, एक क्यारी को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर तक ऊंचा रखें, और मिट्टी तैयार करने के लिए उसमें 2 भाग मिट्टी, 1 भाग बालू और 1 भाग सड़ी गोबर की खाद, इस तरीके का कंपोजिशन आप बनाकर रेडी कर लें उस बेड को बनाने के लिए। इसके साथ ही साथ जहाँ भी बेड बनाने जा रहे हैं उस बेड में शोधन करना उसका बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके शोधन के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक दवा बाजार में मिलती है, जिसका 0.3% घोल बनाकर स्प्रे कर दें, बढ़िया से उसकी ड्रेंचिंग कर दें। तो इससे क्या होगा, किसी जो फफूंदजनक जो बीमारियां होती हैं वो आपके पौधों में नहीं आएंगी और जो फ्लावर बेड होगी वो आपकी सुरक्षित रहेगी। प्राथमिक बागवानी नर्सरी वो स्थान है जहां मूल वृंत तैयार करने के लिए बीजू पौधों की बीज की बुवाई की जाती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की क्यारियां, प्रोट्रे, प्लास्टिक क्रेट्स का प्रयोग किया जाता है। पपीता, अमरूद, नींबू वर्गीय आदि पौधे जिनके बीज छोटे होते हैं उनकी बुवाई प्राथमिक पौधशाला में कर सकते हैं, और बीज अंकुरण के 15 से 20 दिन पश्चात उनको द्वितीयक पौधशाला में स्थानांतरित कर दिया जाता है। पौधशाला हेतु उपलब्ध 4 इंच चौड़ाई और 10 इंच लंबाई की पॉलीथीन थैलियां लेकर 5 से 6 छिद्र कर लें। इसके बाद थैलियों को भरने के लिए पौधशाला की क्यारियों में ही छनी हुई गोबर की खाद, चिकनी मिट्टी और बालू रेत को बराबर भाग में मिलाकर मिश्रण बना लें और फिर थैलियां भरना शुरू करें। थैलियां भरकर क्यारियों में सीधे रखें, जिससे छोटे पौधे कलम लगाने और पानी देने में आसानी होगी। साथ ही आप इनमें दूसरे पौधों को भी लगा सकते हैं।
अब एक समस्या आती है कि हम इन पौधों को गमलों में कैसे ले जाएं या गमले का चयन कैसे करें। कि गमले का चयन पौधे के अनुसार किया जाता है। यदि आप बड़ा पौधा, ये पौधे जो होते हैं कई साल के लिए लगते हैं, तो इसकी जड़ें भी, पौधे बड़े हो जाते हैं बाद में और जड़ें का विकास भी ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें आपको बड़े साइज़ के पौधे, गमले की आवश्यकता होगी। और कुछ जो होते हैं जैसे कि आपको इंडोर में लगाना है, घर के अंदर लगाना है, तो उसके लिए छोटे साइज़ के गमले होते हैं। नर्सरी में मुख्यतः हरी मक्खी, मिलीबग, स्केल कीड़े, लाल मकड़ी, लाही तथा घोंघा प्रमुख रूप से लगते हैं। रोगों में ग्रे मोल्ड, जड़ विगलन तथा तना का कैंकर प्रमुख रूप से आता है। इससे बचाव के लिए नर्सरी में किसी अच्छे कीटनाशी दवा जैसे मोनोक्रोट फॉस और रोगों के लिए रिडोमिल, वेबिस्टीन का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाई हाईटेक नर्सरी अगर लगाना चाहते हैं तो उसके लिए पॉली हाउस और शेडनेट हाउस में पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले वो अपने जिला के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र में चले जाएं और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। जब वो पूर्ण रूप से ट्रेंड हो जाए तब उसके विषय में आप कार्य करें। और इसके साथ ही साथ आप जिला से, जो आपका संबंधित जिला उद्यान विभाग है या जिला कृषि विभाग है, वहाँ से आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दें कि जो भी नर्सरी आप लगाएं वो जो आपका लोकल एरिया और उसका मार्केट फूल का किस तरीके का, उस तरीके से ही पौधे लगाएं वहाँ पे। और अगर हमारे किसान भाई इसके विषय में कुछ अनुदान या जानना चाहते हैं या अनुदान लेना चाहते हैं तो वो संबंधित जिला के जिला उद्यान विभाग में जाकर जिला उद्यान पदाधिकारी से मिलकर अनुदान का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अमरूद के बागों को हानि पहुंचाने वाले प्रमुख रोग और रोकथाम के उपाय। डिंगरी मशरूम का उत्पादन करना है किसानों के लिए लाभकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।